Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll continue with our second chapter writing and city life, जिसमें अब तक हमने पढ़ा था मेसोपोटामिया के बारे में। सबसे पहले तो हमने इसकी वर्ड मीनिंग के बारे में पढ़ा कि ये जो वर्ड है मेसोपोटामिया ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मेसो मतलब मिडिल और पोटामोस मीन्स बीच में। तो दो रिवर के बीच में ये प्लेस है और ये जो रिपब्लिक इराक है वहाँ पर है। इसके बाद हमने इसकी जोग्राफिक के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म पढ़ा था। अब हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटी, पेज नंबर 33। However, rich the food resources of Mesopotamia, its mineral resources were few. Most parts of the south lacked stone for tools, seals, and jewels. The wood of the Iraqi date palm and poplar was not good enough for carts, cart wheels, or boats, and there was no metal for tools, vessels, or ornaments. So we can surmise that the ancient Mesopotamians could have traded their abundant textile and agricultural produce for wood, copper, tin, silver, gold, shell, and various stone for Turkey and Iraq or across the Gulf. These later regions had mineral resources but much less scope for agriculture. Regular exchange possible only when there was a social organization to occupy foreign expeditions, and direct the exchanges were initiated by the people of southern Mesopotamia. मेसोपोटामिया में फूड रिसोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी रिच था फूड रिसोर्सेज के मामले में तो, लेकिन मिनरल रिसोर्सेज जो थे वो बहुत ही कम थे। मोस्टली जो साउथ पार्ट था उसका, वहाँ पर जो स्टोन्स है या हार्ड वुड है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, मिनरल्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे जिनसे कि टूल्स बनाए जा सके, या फिर जो बोट्स होती हैं या जो कार्ट्स होती हैं गाड़ियाँ और जो उनके व्हील्स हैं उनको बनाने के लिए इनफ जो स्ट्रॉन्ग वुड चाहिए होती है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। वहाँ पर इराकी डेट पाम से या फिर पॉपुलर ट्री से उनकी जो वुड होती है वो बहुत ही वीक होती है या इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और जबकि जो साथ के उनके जो एरियाज़ थे जो पास में, जैसे कि टर्की या इराक या फिर जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे, गल्फ़ एरिया थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो मिनरल्स के मामले में बहुत रिच थे, बहुत ज़्यादा उनके रिसोर्सेज थे, लेकिन वहाँ पर एग्रीकल्चर के मामले में वो बहुत ही कम होते थे वहाँ पर। तो ये लोग जो मेसोपोटामियन है वो उनके साथ में रेगुलर एक्सचेंज करते थे और अपना जो सामान था, जैसे कि उनके जो भी उनका रिसोर्सेज थे फूड वगैरह, उनको वो एक्सचेंज करके उनसे वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड और शेल या वेरियस जो स्टोन्स हैं उनको लेते थे। और जो रेगुलर एक्सचेंज है, जो लंबी दूरी तक सामान को लाना ले जाना है, एक्सचेंज करना है, वहाँ से लाना सामान को, तो उसके लिए एक ज़रूरी होता है, ये तभी पॉसिबल होता है जब एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि ये काम बहुत सारे लोगों की उसमें ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामान को उनकी जो क्वालिटी है उसको अच्छे से समझते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सामान को लाने ले जाने का काम करते हैं या जो कूली का काम करते हैं, सामान को चढ़ाना उतारना, पैक करना, ये सारे। तो इसमें एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा एक सोशल लेवल पर इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो इस तरह के रेगुलर एक्सचेंज को कंटिन्यू कर सके, पॉसिबल बना सके। तो इसके लिए जो, और साथ ही जो फॉरेन एक्सपीडिशंस होते हैं वहाँ पर इस तरह के जो वर्क होते हैं या अभियान होते हैं, उनके लिए जो डायरेक्ट एक्सचेंज होते हैं उनके लिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। और इसकी शुरुआत हुई थी जो सदर्न मेसोपोटामिया है वहाँ के लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने का काम वहीं से शुरू हुआ। उन सदर्न जो मेसोपोटामियन है उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट, बिसाइड क्राफ्ट, ट्रेड एंड सर्विसेज, efficient transport is also important for urban development.
If it takes too much time or too much animal feed to carry grain or charcoal into cities on pack animals or bullock carts, the city economy will not be viable. The cheapest mode of transportation is everywhere over water. River boats or barges loaded with sack of grain and uh, propelled by the current of the river and or wind. But when animals transport goods, they need to be fed. The canal and natural channels of ancient Mesopotamia were in fact routes of good transport between large and small settlements. And in the account of on the city of Mari later in the chapter, the importance of the Euphrates as a world route will become clear. हमने सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म में पढ़ा था कि लोगों की गैदरिंग ही एक सिटी का रूप नहीं लेती, एक सिटी नहीं बनती, बल्कि वहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, सर्विसेज के लिए लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और इकोनॉमिक भी उसमें एक मेन पार्ट प्ले करती है और बहुत से कामों से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्राफ्ट, ट्रेड और जो सर्विसेज हैं उन्हीं से कोई सिटी नहीं बनती, बल्कि उसमें जो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके अर्बन डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगे या फिर जो एनिमल्स हैं जिन पर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं सामान को, तो उनको भी फीड कराना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो उसके लिए जो एनिमल्स के पीठ पर या उनकी जो गाड़ी होती है, बुलक कार्ट्स होती है, उनमें रखकर अगर आप ग्रेन्स और जो चारकोल है वो कैरी करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको एनिमल्स को भी फीड कराना होगा। और साथ ही ये एनिमल अपनी स्पीड से ही चलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लेते हैं। तो ये जो अर्बन इकोनॉमी होती है उसके लिए बहुत ही महंगा पड़ता है, बहुत ही सफिशिएंट नहीं होता ये। तो उसके लिए एक बेस्ट जो चीपेस्ट रूट है या चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो हर जगह एक तरह से जो वाटर के थ्रू होता है वही सबसे बेस्ट माना जाता है। और जब रिवर में बोट्स के थ्रू या फिर जो बार्जेस है उनके थ्रू जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो ज़्यादा इजी होता है, जो कि जो बोट्स हैं वो या तो रिवर के फ्लो के साथ में या फिर जो विंड के फ्लो के साथ में वो आगे बढ़ती है, तो उनमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता, केवल बोट्स की केयर ध्यान रखना होता है, उन्हीं को सिर्फ बोट्स को ही केयर करनी होती है। लेकिन अगर हम यही एनिमल्स के साथ में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी में आगे हम मारी चैप्टर के बारे में, मारी जो सिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर जिसकी जो इकोनॉमी है या वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें जो यूफ्रेट्स नदी है उसने एक बहुत ही अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का काम किया था, एक मोड का काम किया था, जिससे वो पूरे वर्ल्ड के लिए ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिली आगे। तो इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ में जब वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है तो साथ ही जो मेसोपोटामिया था वहाँ पर जो रिवर्स थी उसके चैनल्स थे और साथ ही वहाँ पर जो कैनाल्स थे वो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आगे देखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। ऑल सोसाइटीज़ हैव लैंग्वेजेस in which certain spoken sound convey certain meanings. This is verbal communication. Writing too is verbal communication, but in a different way. When we talk about writing or a script, we meant that spoken sounds are represented in visible signs. जो सोसाइटीज़ होती हैं सभी के पास अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि उनमें सर्टेन स्पोकन साउंड होते हैं जिनमें वो मैसेज को जो मीनिंग होता है, जो भी मैसेज होता है उसको कन्वे करते हैं। तो जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, दूसरों तक अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है उसमें लैंग्वेज वर्बल कम्युनिकेशन के रूप में यूज़ में आती है, लेकिन राइटिंग जो है वो भी वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन एक डिफरेंट वे में। उसमें हम जो साउंड्स हैं उसको एक स्क्रिप्ट के रूप में उसको लिखकर हम
शो करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट रिटन अराउंड 3200 BCE contained pictures like sign and numbers. These were about 5,000 lists of oxen, fish, bread, loaves, etc. List of goods that were brought into or distributed from the temples of Uruk, a city in the south. Clearly, writing began when society needed to keep records of transactions, because in city life transactions occurred at different times and involved many people and a variety of goods. मेसोपोटामिया का जो फर्स्ट टैबलेट जो मिला था, जो रिटर्न है, वो 3200 बिफोर करंट एरा का मिला है, जो कि पिक्चर लाइक साइंस और नंबर्स उस पर लिखे हुए हैं, उस पर शो किए हुए हैं। और वहाँ पर बहुत सी ऐसी टैबलेट्स मिली हैं जिसमें 5000 के अराउंड लिस्ट है, जिसमें ऑक्सन, फिश और ब्रेड लोस को दिखाया गया है, उनको बनाया गया है। और इसी के साथ और भी जो गुड्स का वो डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा वहाँ पर, या लाया ब्रॉड किया जाता होगा, लाया ले जाया जाता होगा, सामान का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, मोस्टली जो टेम्पल्स हैं उरुक के, उनमें सामान जो आता था या जो भेजा जाता था, जो डिस्ट्रीब्यूट होता था, उनकी लिस्ट को या उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको संभाल कर रखने के लिए इन टैबलेट्स का यूज़ होता था। तो राइटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो सोसाइटी में तब ज़रूरत पड़ी जब रिकॉर्ड्स को और जो ट्रांजैक्शन उनके बीच में होता था, लोगों के बीच में, सिटीज़ के बीच में, उसको एक रिकॉर्ड हमेशा के लिए रखने के लिए या एक रिकॉर्ड को संभाल कर रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होता था, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे, बहुत सारी गुड्स इसमें इन्वॉल्व थे, तो उनके रिकॉर्ड्स को रखने के लिए राइटिंग की एक मीडियम के रूप में इसका यूज़ होने लगा, ताकि जो भी रिकॉर्ड है उसको संभाल कर रखा जा सके। Mesopotamians wrote on tablets of clay. A scribe would wet clay and pat it into a size he would hold comfortably in one hand. He would carefully smoothen its surface with the sharp end of a reed cut obliquely. He would press wedge-shaped sign onto the smoothened surface while it was still moist. Once dried in the sun, the clay would harden and tablets would be almost as indestructible as pottery. When a written record of, say, the delivery of pieces of metal had ceased to be relevant, the tablet was thrown away. Once the surface dried, signs could not be pressed onto a tablet, so each transaction, however minor, required a separate written tablet. This is why tablets occur by the hundreds at Mesopotamian sites, and it is because of this wealth of sources that we know so much more about Mesopotamia than we do know about contemporary India. जो मेसोपोटामियंस है वो रिटर्न रिकॉर्ड रखने के लिए टैबलेट्स का यूज़ करते थे, और जो टैबलेट्स होती थी वो क्ले से बनी हुई होती थी, और स्क्राइबर जो है, जो लिखने का वर्क करते थे, वो क्ले को एक शेप में, जिसको वो कंफर्टेबली अपने वन हैंड में पकड़ सके, उसको इस शेप में बनाकर टैबलेट को अपने हाथ में पकड़ते थे, और उसका जो सरफेस होता था उसे स्मूथ करते थे बिल्कुल। और उसके बाद में एक प्लांट होता है, रीड जिसे कहते हैं, उसकी स्टिक को लेकर उसे ऑब्लिकली कट करके और यूनिफॉर्म शेप में वो उसे लिखते थे, जो भी उन्हें रिकॉर्ड लिखना होता था। ओके, यूनिफॉर्म is derived for the Latin word cunis और meaning waist and forma meaning shape, यानी कि जो यूनिफॉर्म है वो एक लेटिन वर्ड है जिसमें दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें क्यूनिस का मतलब होता है कील, कील, और यानी जो तीखा, जो जिससे उभार कर लिखा जा सके, और फॉर्मा यानी कि शेप देकर। तो इस तरह की जो लिखावट है जिसमें तीखी चीज़ से या इस तरह से अक्षरों को, वर्ड्स को उभार कर लिखा जा सके, यूनिफॉर्म में लिखा जा सके, या वेज में क्यूनियस फॉर्म में उसे लिखा जा सके, वो क्यूनियस
कहलाती है, यूनिफॉर्म लैंग्वेज या स्टाइल ऑफ रिटर्न राइटिंग कहलाती है। तो उसमें वो क्ले टैबलेट पर लिखते थे, और जब एक बार वो कंप्लीट हो जाता था और तब तक लिखते जब तक कि वो वेट होती थी, मॉइस्ट होती थी, सूखने के बाद उस पर लिखा नहीं जा सकता था। और जब टैबलेट का जो रिकॉर्ड था वो कंप्लीट हो जाता था, जब तक कि वो मॉइस्ट होती थी, गीली होती थी, तब तक ही उस पर लिखा जाता था। उसके बाद उसको सन में या सनलाइट में सुखाया जाता था, और जब वो हार्ड हो जाती थी जैसे पॉटरी की जैसे, तब उसको यूज़ में लाया जाता था। और रिकॉर्ड जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता था तब उसको फेंक दिया जाता था, उसका कोई भी यूज़ नहीं होता था। और एक बार जब टैबलेट सूख जाती थी और उस पर जो लिखा हुआ है वो सूख जाता था, तो उस पर दोबारा से कुछ भी प्रेस नहीं किया जा सकता था। तो ये जो टैबलेट्स होती थी वो दोबारा से काम में नहीं लाई जाती थी। तो इसीलिए जो मेसोपोटामियन साइट्स है वहाँ पर सैकड़ों के संख्या में ये इस तरह की जो टैबलेट्स थी वो मिली है, और यही वो सोर्सेज हैं जिनसे हमें मेसोपोटामिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलती है। इस तरह की टैबलेट हमें जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है वहाँ की साइट से हमें इस तरह के रिटर्न जो रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं मिले हैं जितने कि मेसोपोटामिया से मिले हैं। By 2600 before Christ era, current era or so, the letters become uniform and the language was Sumerian. Writing was now used not only for keeping records but also for making dictionaries, giving legal validity to land transfers, narrating the deeds of kings, and announcing the changes a king had made in the customary law of the land. Sumerian, the earliest known language of Mesopotamia, was gradually replaced after 2400 before current era by the Akkadian language. Cuneiform writing in the Akkadian language continued in use until the 1st century current era, that is for more than 2000 years. 2600 बिफोर क्राइस्ट एरा तक जो राइटिंग थी या लेटर्स थे वो यूनिफॉर्म हो गए थे, उस यूनिफॉर्मली लिखे जाने लगे थे, और जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी, उसको यूनिफॉर्म राइटिंग में लिखा जाता था। और जो राइटिंग थी उसका यूज़ ओनली रिकॉर्ड्स को रखने के लिए ही यूज़ में नहीं आता था, बल्कि डिक्शनरीज़ को बनाने में, और जो लीगल वैलिडिटीज़ होती थी जो लैंड ट्रांजेक्शन की उनको रखने के लिए, या फिर जो किंग्स के ऑर्डर होते थे या जो चेंजेस होते थे लॉ में उनको भी बताने के लिए टैबलेट्स का या जो राइटिंग है उसका यूज़ किया जाता था। सुमेरियन को धीरे धीरे रिप्लेस किया था अकेडियन लैंग्वेज ने, और लेकिन उसकी भी जो राइटिंग सिस्टम था वो या जो लेटर्स थे वो भी यूनिफॉर्म ही थे। उसके बाद में ये 2000 ईयर तक उस यूनिफॉर्म को या जो राइटिंग सिस्टम था उसी को यूनिफॉर्म शेप में ही उसका यूज़ होता रहा था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सिस्टम ऑफ राइटिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।